आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड साहब या की। अगर यूक्लिड समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप मैथ्स और साइंस के लिए नहीं बने हैं। So we all know Pythagoras because of that great theorem. What's that? The Pythagoras. The greatest thing about this theorem is it is the only theorem in mathematics which has hundreds of proofs. Give me a place and a lever and I'll move the earth. We know 18 square is 324 and 19 square is 361. So the first guess we can do is 18. बहुत सारे अब्राहम लिंकन के जो लिटरेचर के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अब्राहम लिंकन की राइटिंग्स में यूक्लिड्स की काफ़ी ज़्यादा छवि दिखाई देती है. Now, postulates are geometrical truths. Imagine you are in the Library of Alexandria, and let's say you are doing this work, and let's say you have these things handy with you now. What should be the first proposition? The most controversial postulate, जिसकी वजह से पूरी कई सालों तक लड़ाइयाँ होंगी. 60 degree. First of all, they do not know degrees. You don't have compass. You are going to use compass. But how are you going to use compass? So whenever you are doing any steps, always remember either you are using postulates or definitions or common notions. Okay, so you guys are saying join them. Using which postulate? So we know A equals to B and we know B equals to C. What does it mean? A equals to C. Which common notion? What does it mean? Bridge of asses. Donkeys. Means those people who are really donkey in maths, they won't be able to cross this bridge. आज की क्लास में हम एक मास्टरपीस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये मास्टरपीस है, क्यों ये सेंचुरीज नहीं मिलेनियम से ट्रांसेंड कर रहा है, क्यों इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मैथमेटिक्स है. इसके बारे में हम बात करेंगे. यूजुअली जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो हम बात करते हैं किसी कॉन्करर के, किसी रूलर की, किसी जनरल की, किसी लीडर की, है ना. और अगर एकेडमिक्स हिस्ट्री में जाते हैं तो हम बात करते हैं सोक्रेटिस की, प्लूटो की, आर्किमिडीज की. बट आज की क्लास में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इस बड़े से काम की रचना की, बट उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते. हम ये भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसा था. हम ये भी नहीं जानते कि वो एग्जैक्टली कब पैदा हुआ और कब मरा. हम ये भी नहीं जानते हैं कि उसकी फैमिली थी भी या नहीं, उसके बच्चे थे भी या नहीं, है ना. तो एक ऐसे आदमी के बारे में और उसकी ऐसी रचना के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो हजारों साल से हर एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को उस रास्ते से गुजरना पड़ता है. राइट. तो हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड साहब की. और आपके जो स्क्रीन पे जो रखा हुआ है वो क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा, एक यूक्लिडियन जो उसकी किताब है एलिमेंट्स, उसका. ये जो बात है एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट ये करीबन 300 बीसी की बात है. मतलब आज से करीब 2300 साल पहले. और उस समय जो लिखने का माध्यम था, हम लोग यूज करते थे पपायरस शीट. पपायरस एक प्लांट है, उससे एक शीट बनाते थे जो आजकल थिक पेपर जैसा होता है, और उस पे लोग स्क्राइब करते थे और उसे कहते थे पपायरस शीट. ये जो बात है ये कहीं ना कहीं एक ऐसे शहर की बात है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया. अलेक्जेंड्रिया से क्या समझते हो? अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना. तो कहीं ना कहीं अगर तुम 4th सेंचुरी बीसी में जाओगे, बीसी समझते हो, 4th सेंचुरी बीसी में जाओगे तो एक ग्रीक्स काफी ज्यादा अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, है ना. उस समय फिलिप द टू जो अलेक्जेंडर के पिताजी थे, उनके टाइम से ग्रीक्स की पावर और वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ. फिर उसके बाद
अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके बेटे आए, उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो एशिया की तरफ, पर्शियन एम्पायर ये सबको इजिप्ट को क्रॉस करते हुए इंडिया तक पहुंच गए थे, राइट। और इजिप्ट को पर्शियन कंट्रोल से ले लिया गया था, अब इनके कंट्रोल में आ गई है बात। और सडनली 323 बीसी में आई थिंक अलेक्जेंडर डाइड, लेकिन उनका एक जनरल था टोलेमी, उसने अलेक्जेंड्रिया शहर पे एक कंट्रोल बनाया। अलेक्जेंड्रिया शहर एक ऐसा शहर था जो समुंदर के टापू जैसा था, जो कनेक्ट कर रहा था यूरोप को एशिया से, है ना। और वो जो पर्शियन एरिया है जिसे आजकल हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, तो जो अलेक्जेंड्रिया का शहर जो इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, सो टॉलेमी चाहता था कि ये शहर एक सिटी ऑफ लर्निंग बने, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे हो जहाँ पे ना ही केवल किताबें हों, बट यहाँ पे लेक्चर्स भी हो, डिस्कशंस भी हो, लर्निंग्स भी हो। तो वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया की उस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया। और वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वहाँ पे लगभग 500,000, मोर देन 500,000 बुक्स थे, जिसे आप कह सकते हैं पपायरस रोल्स के फॉर्म में। तो इट वाज सच अ ह्यूज लाइब्रेरी। और वहाँ पे यूक्लिड को एक काम सौंपा गया टू एस्टैब्लिश स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे यूक्लिड साहब, और उन्होंने एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया जो कि ओरिजिनली उनका नहीं है। उन्होंने क्या किया कि उनसे पहले जितनी भी मैथमेटिकल वर्क्स हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किया। और उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन दिखता है इस किताब में, वो इतना पावरफुल है कि आज 2300 साल के बाद भी हम उस रचना के बारे में बात कर रहे हैं। बट उस रचना की खूबसूरती को समझने के लिए हमें और 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब लगभग 4-5 हजार साल पहले जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो 4-5 हजार साल पहले जाएंगे तो हम पहुंचेंगे नील नदी के पास। कहाँ? इजिप्ट, है ना। वहां पे तुतेन खामेन का जमाना, है ना, जहां पे पिरामिड्स बना रहे हैं लोग। सिविलाइजेशंस अक्सर कहाँ पे स्टैब्लिश होती है? किसी नदी के किनारे, क्योंकि जमीन होती है फर्टाइल, है ना। तो वहां पे लाइफ बड़े आराम से सरवाइव कर सकती है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं होता। तो नील नदी के पास इजिप्ट की सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई। लैंड फर्टाइल था क्योंकि रिवर नाइल था। बट फर्टाइल होने के साथ साथ इन रिवर्स की दूसरी खास बात ये होती है कि वो फ्लड्स भी साथ में लेकर आते हैं। तो जब वो फ्लड्स लेके आते थे, तो जो बैंक्स के पास जितनी भी फर्टाइल जमीनें होती थी वो क्या होता था? फ्ल- भर जाता था पानी से। जब फ्लड खत्म होता था तो वापस ट्रेस बैक, राइट। तो वहां पर सरकार को, जो गवर्नमेंट थी वहां पे, जो एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, जो तुतेन खामेन जैसे फेराउज लोग उसको हैंडल कर रहे थे, तो उनको टैक्स कलेक्ट करना होता था। तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करते थे? दे यूज्ड ज्योमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर रिटन रिकॉर्ड में देखा जाए, उन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया टू एलोकेट लैंड्स टू पीपल सो दैट दे कैन चार्ज टैक्सेस। तो वहां पे ज्योमेट्री का सबसे पहला ट्रेस देखा गया। ज्योमेट्री वर्ड्स कहाँ से आता है? जियो मतलब अर्थ, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री की सबसे पहली ट्रेस हमें इजिप्ट सिविलाइजेशन में दिखती है। सिंस दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज ज्योमेट्री एंड पिरामिड्स, तो हम उनके कुछ पपायरस को देखेंगे जहाँ पे उन लोगों की भी काम किस पे होती थी? पपायरस शीट पे। तो वहाँ का एक पपायरस शीट मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। आपके स्क्रीन पे जो मैंने बताया, ये एक टुकड़ा है यूक्लिड्स के एलिमेंट का। ये किताब करीब 2000 साल के बाद लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, तो उसका कवर पेज है ये उसकी एक्चुअल बुक की फोटो है।
आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1573, मतलब लगभग 1800 साल के बाद ये किताब इस शक्ल में है। और ये जो पपायरस है ये कहाँ से मिलता है हमें? इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, राइट? अब आप देखोगे आपके सामने एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा होगा, क्या है, इसे पहचानते हो? ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड। जैसे अगर कोई पिरामिड लो, ऊपर से एक छोटा पिरामिड स्लाइस ऑफ कर दो, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड। जैसे अगर मैं कोन को भी लूं और कोन को छोटा कोन स्लाइस ऑफ कर दूं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा? फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जिसे हम बाल्टी का शक्ल कहते हैं, है ना, बकेट शेप कहते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा था, इसे कहते हैं मॉस्को ऑफ पपायरस, और कर लगभग 1850 बीसी, मतलब आज से 4000 साल पहले लगभग की ये पपायरस शीट है। और ये क्या है आपका? पिरामिड। सो इजिप्शियंस वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पिरामिड। एंड हाउ डू यू गेट अ फ्रस्टम? यू स्लाइस ऑफ parallelly, and what do you get? You get the frustum, right? So you understand what is frustum of a pyramid now. Now, इस शीट में कुछ ऐसे लिखा था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने है। सो यू सी अ पिरामिड, अ फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड, जिसका बेस क्या है? अ स्क्वायर। सो बेसिकली इट्स अ स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? यू हैव अ बेस, इट कुड बी अ ट्रायंगुलर बेस, it could be a square base, it could be a pentagonal base, it could be any polygon, and everything is merging to the apex point. When you see that shape, you call it pyramid, है ना? और जब बेस सर्कुलर होता है, you call it cone, right? ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड है। सो बेस क्या है इसका? 4x4, और टॉप बेस और टॉप का जो डायमेंशन है वो क्या है? 2x2, और हाइट क्या दे रखा है? नाउ इसका वॉल्यूम वो लोग एक्यूरेटली निकाल सकते थे, क्या आप लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? So definitely it needs a little sophisticated maths to find the volume of this frustum. We'll talk about the frustum and all when we'll be talking about mensuration class and all. आज भी थोड़ी सी आइडिया मैं दे दूंगा। यहाँ पर बट कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? You are to square this 4, result 16. You are to double 4, result 8. You are to square 2, result 4. You are to add the 16, the 8 and the 4, result 28. You are to take 1/3 of 6, result 2. You are to take twice 28, the result is 56. And I can tell you the volume of this frustum is 56. So I want you to notice three things here. First, the Egyptian knew how to find the volume of this particular frustum. But the second thing which you need to notice कि इन्होंने किसी जनरल फ्रस्टम की बात नहीं की है. They're just talking about this particular frustum, and this thing looks like a sort of riddle or instructions rather than what exactly it is happening here. And the third thing you need to notice, इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि how this formula is coming up. तो कहीं ना कहीं the general result and the y part is missing. Egyptian mathematics में the general results and the y part is missing. That is important and we need to keep in mind. Okay, I'll just explain the algebra here. अगर आप गौर से देखो, ये पहले बेस का स्क्वायर ले रहा है और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, और इसका स्क्वायर ले रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 times 4. So basically if I call this as a and this as b, they are doing a square plus b square plus ab. Now you have a height 1/3 of height. So the formula they are using is 1/3 of a height into a square plus b square plus ab. We'll be deriving this result later on in some other class, but you would see a very sophisticated way to derive the whole formula. तो आपने जो नोटिस किया, they didn't tell us about the y part. Of course तानाशाह के जमाने में y part पे ज्यादा बात होती नहीं है. और दूसरा
और दैट इज वाई पार्ट, है ना। एंड द सेकेंड कि हम जनरल फ्रस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पास एक के से अगर हम थोड़ा सा और वक्त के साथ आगे बढ़े और उसके पड़ोस में जाएं तो वी हैव मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि मॉडर्न डे इराक में पाया जाता है। वहां पे वो लोग मैथमेटिकल वर्क्स कैसे प्रिजर्व करते थे? दे यूज टू बेक अ क्ले, क्ले समझते हो, मिट्टी को वो बेक करते थे, ड्राई करते थे एंड देन स्क्रिबल करते थे। सो यू कैन कॉल इट अ केक टैबलेट्स, है ना, और अ क्ले टैबलेट्स। इट वाज मोर लाइक अ क्ले टैबलेट्स एंड दे वर राइटिंग। तो उनके क्ले टैबलेट से हमें पता चलता है कि दे वर आल्सो वेरी मच इनटू नंबर्स, दे वर वेरी मच इनटू नंबर थ्योरी, दे वर इनटू ज्योमेट्री। तो उनकी बेबीलोनियन मैथमेटिक्स से हमें उनके क्ले टैबलेट से पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स दे वर यूजिंग। सो अब देख सकते हो जोग्राफिकली मैं बात कर रहा हूँ। सो आई एम इन इजिप्ट, देन आई एम इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, सो वेरी क्लोज बाय। अब मैं कहाँ पहुंच गया? चाइना। ओके, सो वी गेट सम this artistic work from China, Chinese civilization. Though it might look something very artistic, but there is a very sophisticated maths in play here. Can you see that maths? It's a very fantastic thing which is in action, and you are aware of that thing. You might not be able to see right now, but when I'll show you, you would be able to see and appreciate, okay, this is something beautiful here. So we'll come back to this diagram, don't worry. So you understood we talked about three civilizations. We talked about Egyptian civilization, we talked about Mesopotamian civilization, then we talked about Chinese civilization. Even if you go and find the traces from Indus Valley civilization, you would find traces of maths and geometry there as well. Okay. But in all of these civilization, you won't be able to find out the general results and the why it is true, talking about certain ideas. Who is this person? How many of you know him? Yes, he was a mentor of रामानुजम। ये भी अपने में भी एक काफी काबिल मैथमेटिशियन थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, नंबर थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस में इनका काफी बड़ा वर्क है। एंड ही गॉट इन टच विथ रामानुजम थ्रू द लेटर्स, और उन लेटर्स में रामानुजम की कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरम्स देखा, एंड ही गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड ही कन्विंस्ड रामानुजम टू कम एंड जॉइन for further education in University of Cambridge. रामानुजम को फॉर्मल प्रूफ्स नहीं आते थे, तो उनको पूरा फॉर्मल एजुकेशन दिया गया कि हाउ प्रूफ वर्क्स। सो देयर वर सो मेनी थ्योरम्स given by Ramanujan which he was not able to prove because he didn't have any training in mathematical proofs. तो अगर आप एक मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उसमें काफी अच्छे से इसके ऊपर जिक्र है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस के बारे में दिखाया गया है, जिसमें एक लिटिल वुड के बारे में भी बात हुई है, बर्ट्रैंड रसल के बारे में बात हुई, उनकी भी स्लाइड्स आगे आने वाली है। सो व्हाट एग्जैक्टली हार्डी साहब सेइंग हियर? ग्रीक मैथमेटिक्स इज अ रियल थिंग। उससे पहले हमें मैथमेटिक्स की ट्रेसेस मिल रही है, बट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद दैट, वी आर जस्ट एबल टू फाइंड सम ट्रेसेस। देखो अगेन अनदर कोट बाय हार्डी साहब, द ग्रीक्स फर्स्ट स्पोक अ लैंग्वेज which modern mathematicians can understand. As Littlewood, another mathematician who was also one of the mentors of Ramanujam, as Littlewood said to me once, they are not clever schoolboys or scholarship candidates, but fellows of, matlab, I can talk to those people. I can talk to Greeks through their works. So they are making sense to us. It's not like a papyrus sheet from Egypt where we have to decode what exactly they are trying to say. तो मतलब कहीं ना कहीं वहां पे उनको क्या दिख रही है? रीजनिंग। वहां पे उनको जनरल रिजल्ट दिख रहा है, वहां पे उनको वाई दिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग आ रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग आ रही है। और यहां से वी आर गोइंग टू टॉक
about the Greek mathematicians. और अगर मैं ग्रीक मैथमेटिशियंस की बात करूं तो वी आर स्टिल इन द era ऑफ बिफोर यूक्लिड, सो वी आर इनटू प्री यूक्लिडियन पीरियड। और यूक्लिड से पहले अगर मैं दो मैथमेटिशियंस की बात करूं जिनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं जानते बट उनके वर्क्स हमारे सामने कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेस में आई है, एक है थेल्स साहब और दूसरे हैं पाइथागोरस। तो थेल साहब एजियन सी के पास रहते थे, विच इज मॉडर्न डे टर्की। आपसे देख सकते हो सब आसपास ही हैं। और इन्हें ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेवन सेजेस। वन ऑफ द सेवन सेजेस मैं कहूं तो सात वाइज पीपल में से ये वन ऑफ देम। जैसे अगर आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, बायस का नाम सुना होगा, तो दे वर लाइक स्टेट्समैन, लॉ मेकर्स, फिलोसोफर्स, जो ग्रीक लर्निंग की जो स्थापना हो रही है फिलोसफी पे, म्यूजिक पे, एस्ट्रोनॉमी पे, मैथ्स पे, दे वर द अथॉरिटी। थेल साहब की खास बात है कि हम लोगों को अगर कोई मैथमेटिकल सबसे पहला प्रूफ मिलता है तो वो किनका मिलता है? थेल्स का। और ये एक लॉजिकल डिडक्शन से इनका प्रूफ दिखता है। सो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और यहां पे आप देखना, ही वाज समवेयर 624 बीसी टू 547 बीसी। इनकी तीन रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। माइट भी आप तीनों रिजल्ट्स जानते होंगे बट ही एक्चुअली प्रूव दैट। देखते हैं पहला रिजल्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? The base angles of an isosceles triangles are equal. So I'm sure you all know that, but I'm sure only few of you know how to prove it. Okay, so we'll be talking about it. The second was the sum of angles of a triangle is two right angles. He's not saying 180 degree. Why is he not saying 180 degree? क्योंकि उसमें 180 डिग्री की बात डिग्रीज में हम एंगल्स को नहीं मेजर करते थे। डिग्रीज मच लेटर थिंग। तो हम एंगल्स को किसमें मेजर करते थे? राइट एंगल्स में। तो कह रहा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टू राइट एंगल्स। एंड द थर्ड, आपके पास क्या है? एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट। मतलब दिस इज अ राइट एंगल। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव इट? थेल्स हैड ब्यूटीफुली प्रूव्ड इट। बट हम ये बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते कि थेल्स ने ही इसे प्रूव किया था, क्योंकि उसकी ट्रेसेस रिकॉर्ड्स हमारे पास कम। बट यूक्लिड में बुक 3 में इस प्रूफ को किस तरीके से प्रूव किया गया वो आई विल शो यू। बट कैन यू सी दिस डायग्राम? आप ये बात पहले से जानते थे क्या कि एंगल इन inscribed angle in a semicircle is right angle? So it is like something not very commonly known, right? But if I show you the proof, if I look at it here, okay, what do you see here? You call this as center, right? OA, OB, and OC, what are they? Radius. So radius are equal. So can I say OA and OC are equal? So can I say the triangle AOC is an isosceles triangle? And what did Thales say about isosceles triangles? The base angles are equal. So what I can say, that this angle would be equal to, right or wrong? Thales साहब ने भी यही कहा. And what about triangle OBC? So this would be equal to beta, because it is also an isosceles triangle because they are the radii, right? What was the second result of Thales theorem I just showed? The sum of angles of a triangle is two right angles. So what I can say, that
द सम ऑफ एंगल्स क्या क्या एंगल, इस ट्रायंगल को अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, तो एंगल्स क्या क्या हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस इज इक्वल टू 2 right angles. Right or wrong? So with a basic algebra, although they were not knowing algebra, Greeks were not knowing what algebra was, but they can actually demonstrate it through words, the double of alpha plus beta. So double of alpha plus beta equals double of, so what they can say? So simply elegantly proved, right? तो आप ये बात खुद से भी प्रूव कर सकते थे कि okay, the angles in a semicircle is a right angle, and which Thales did, and आज भी हम उसको इस बात के लिए याद कर रहे हैं. ग्रीक मैथमेटिशियंस की एक और खास बात होती है कि इनकी जो प्रूफ्स आप देखते हो ना, इनकी जो रिजल्ट्स, ऐसा लगता है कि ये हम भी देख सकते थे. आर्किमिडीज की रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इतनी सिंपल तरीके से उसने इतनी अच्छी बात बताई, वो हम भी देख सकते थे अगर हम क्लोजली देख रहे थे. बट आई कैन टेल यू, नहीं देख सकते थे क्योंकि तुम आर्किमिडीज नहीं हो. आर्किमिडीज की बात भी करूंगा मैं थोड़ी देर में. सो हु इज दिस चैप? पाइथागोरस. अगर आप दोनों के ईयर्स को देखोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यंगर पाइथागोरस माइट हैव मेट ओल्डर थेल्स, बिकॉज ये भी एजियन सी पे शुरू में रहते थे. सामोस एक जगह है, एंड देन ही मूव टू सदर्न इटली, जहां पे उन्होंने अपनी पाइथागोरियन ब्रदरहुड बनाई. इट वुड लाइक अ कॉलेज जहां पे they used to talk, they established a college which talked about music, astronomy, maths. और इनकी खास बात ये थी कि they always used to work in group. So पाइथागोरियंस की बहुत सारी ऐसी काम है जो आप इंडिविजुअली पाइथागोरस को ना देके पूरे पाइथागोरियंस को. इनफैक्ट जब आप इरेशनल नंबर्स की कहानी सुन रहे होगे तो आई एम श्योर आपने हिपासस की बात सुनी होगी, या सीधे इरेशनल नंबर्स करने लग गए थे. हाउ डिड इरेशनल नंबर केम इनटू बीइंग, डू यू नो दैट? Okay, should dig in and understand that how numbers are evolving. इससे एक context बनता है. Okay, and I'll come. Everything will start making sense. So we all know Pythagoras because of that great theorem. What's that? The Pythagoras. The greatest thing about this theorem is it is the only theorem in mathematics which has hundreds of proofs. There is a book written almost 100 years back, the Pythagorean propositions, जिसमें hundreds of proofs दिए हैं. Author is some Loomis, Elish Loomis. एक थ्योरम के, दैट इज द ओनली थ्योरम इन मैथमेटिक्स जिसके हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ्स हैं, और इट्स अराउंड 374-75. और कुछ एक साल पुरानी बात है, देयर वाज टू टीनेज कॉलेज गर्ल्स who gave the new proof to Pythagoras, and they became very famous in the world of mathematics. So you need to understand that why this proof it, and it's beautiful. Every time you prove Pythagoras theorem in one way or the other way or the third way, you find it very satisfied that okay, this is something very fantastic here. So who is this guy? I talked about Pythagoras and then suddenly I moved to Galileo. Why did I do that? When you look at Pythagoreans, they had this philosophy. Their philosophy was the whole world is run by numbers. उनकी जो फिलॉसफी थी कि मैथ्स हैज द सीक्रेट हाउ वर्ल्ड वर्क्स. ये फिलॉसफी पाइथागोरियंस ने प्रोपोगेट करना शुरू किया था, एंड गैलीलियो हैड द सेम फिलॉसफी, living in the same area, southern Italy, almost 2000 years ahead. What exactly he's saying here? The universe is a grand book that cannot be understood unless one first learns to comprehend the language and read the letters in which it is composed, and it is written in the language of. So two great people separated by 2000 years,
living in the same area, sharing the same philosophy. Now, let me give you a quick understanding of what is this. What is this? It's a Pythagoras theorem. So, what exactly you know about Pythagoras theorem? It's a theorem about right angle. And what do you say? A square plus B square is equal to? Sadly, if you say this to any Pythagoreans, they won't understand you. Why won't they understand you? Because they don't know algebra. Because they don't know. So rather, they would try to see this theorem from the perspective of geometry. And what they're going to see, they are going to see that you have a right angle triangle. And if you make a square out of the legs, if you make a square out of the legs, and if you make a square out of the hypotenuse, the longest side, the area of these two squares would be equal to the area of this big square. And we call it in algebra bhasha, a square plus b square equals to c squares, where a and b are the legs and c is the hypotenuse, right? This is what Pythagoras theorem is. आपको एक छोटा सा proof दिखा देता हूं so that you really understand and appreciate what is happening here. ये क्या है आपके सामने? It's a square. और इस स्क्वायर की खास बात है कि ये दो डिफरेंट लेंथ से बना है, एक रेड लेंथ और एक येलो लेंथ. Let's call red length as A and yellow length as, so what is the side of the square? A plus B. So what's the area of the square? A plus B whole square. You know what is A plus B whole square. Sadly, they didn't know what is A plus B whole square, but they could have easily deduced it that A plus B whole square, whatever that is, means A square plus B square plus AB plus AB. That is A square plus B square plus 2AB. Can you see that? A fantastic proof of A plus B whole square. Very artistic. You see, side A by A, side B by B. A rectangle A by B, another rectangle A by B. So A square plus B square plus 2AB equals A plus B. Now the Pythagoreans are going to use these beautiful squares to prove Pythagoras theorem. So let's see what they are going to do. They did almost the same thing, but they arranged it. अगर देखो यहाँ पे क्या है? They've broken the rectangle into two triangles, and they've broken this rectangle into two triangles. And you can see four triangles on the right side, on the left side of the board, right? Can you see that? What about this? You have the same square. So I can say this square and this squares are equal. Okay. Now they did a little rearrangement of triangles. इसने इस triangle को और यहाँ को उठा के यहाँ रख दिया, उसको वहां पे, इसको यहाँ पे. Now you got a diamond shape in the middle. You got a diamond shape in the middle, which looks like a square. But you cannot jump into the conclusion that it's a square until unless you prove it. Right? तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता है कि ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ये चारों ट्रायंगल्स, तो ये चारों साइड्स इक्वल हैं. बट क्या चारों साइड्स इक्वल का मतलब स्क्वायर होता है? इट कुड बी डायमंड, इट कुड बी रोम्बस, राइट? सो कहीं ना कहीं we have to first prove that it is a square. We have to be very sure, because area of square is side square, but area of rhombus is not side square, right? We know that. So if we are going to prove, how we are going to prove it? Any idea, anyone? So I call it alpha and I call it beta. And you want to imply that alpha plus beta is 90 degree. Perfect. Not a problem, because why do you imply that? Because sum of angles in a triangle is two right angles, and you have one right angle here. So one right angle plus alpha plus beta equals two right angles. So it means alpha plus beta is one right angle. Now if I look closely to this triangle, I have 90 degree and alpha. The side containing 90 degree and alpha
is a shorter side, and the side containing 90 degree and beta is a longer side. So now definitely I can say this is going to be alpha and this is going to be beta. So that's the first step. What's the next step? So what I see, so let's call this angle as gamma. Let's call this angle as gamma. And you see it's a straight angle. So when you see a straight angle, what's the sum? Two right angles. So alpha plus beta is one right angle. So definitely gamma is another right angle. So we are now pretty sure that that figure is a square. So we know this is a square, this is b square and four triangles. And we know this is c square and four triangles. And voila, you have the proof. A square plus b square equals to, very nicely. But sadly, Pythagoreans didn't have algebra. So what they did? Okay, we'll come back to that. So what they see that, okay, let's look at visually. So you can see that, okay, we have four triangles on the left and we have four triangles on the right. We can get rid of them because both the things are equals. So if we subtract equals from both the sides, they will remain equal, right? So something of this thing, of something like this would appear. A square plus b square equals to c square. Like very intelligently thought about it by the Pythagoreans. Now what is this? And what do you see here? So Pythagoreans and Chinese, they are all separated, but they are talking in the same language of mathematics. They are talking about this Pythagoras theorem. They are calling it Pythagoras theorem. Chinese are calling it Gogol theorem. Okay, so it's nothing lies in the name, but idea is कि वो भी इसके बारे में बात कर रहे थे. You see this beautiful thing? 3, 4, and 5. Very beautifully shown that why they also knew about this Pythagoras theorem. Okay. Now moving ahead. So now this sets the stage for the book we wanted to talk about, and the book is The Elements. Now, why this book is so great? So पहले हमने यूक्लिड के पहले जाके देखे कि 2000-3000 साल पहले की जो मैथमेटिक्स थी वो सब बातें तो कर रहे थे बट वो इतने सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं किए थे. तो यूक्लिड वाज अ मैथमेटिक्स टीचर हु वांटेड टू ऑर्गेनाइज all the information, all the mathematical results which have existed before, right? तो उनको इस किताब में, बट इस किताब की इम्पैक्ट सिर्फ यूक्लिड से पहले को नहीं देखा जा सकता. यूक्लिड के बाद भी जो मैथमेटिशियंस आए हैं, जैसे कि दिस चैप आर्किमिडीज, इसके बारे में सुना है? बहुत सारी कहानियां सुने होंगे. He was pretty famous and we know a lot of things about this guy because of the historical conquest of Roman Empire, where how he was killed. You know the story? Okay. इनकी एक फोर्ट थी जहाँ पे पूरी लर्निंग नॉलेज ये सब सारी चीजें बिल्ड होती थी. एंड देन सडनली ग्रीक्स वर लूजिंग द ग्रिप एंड रोमन एम्पायर्स वर राइजिंग. सो रोमन्स हर जगह पहुंच चुके थे. अब इनके भी फोर्ट को अटैक करना था. ठीक. हाँ. तो आर्किमिडीज साहब ने क्या किया? उनको जिम्मा मिला टू प्रोटेक्ट दिस फोर्ट. सो इसका एक इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, गिव मी अ प्लेस एंड अ लिवर एंड आई विल मूव द अर्थ. सुना है? He was so much into mathematics and mechanics and the magic of liver that अगर मुझे सही लेंथ ऑफ लिवर मिलेगा और सही जगह मिलेगा तो मैं अर्थ को भी हिला दूंगा. So that is was his idea. जो अब तुम फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ोगे तो you would be able to understand what exactly he wanted to say. लेकिन जब वो फोर्ट अटैक हो रहा था तो पहले रोमन्स लैंड से अटैक किए. सो व्हेन दे वर ट्राइंग टू बॉम्बार्ड
They were surprised by a chain of levers and pulleys giving them all sort of rocks, throwing at them, and they were like, "Bhaiya, kuch gadbad ho raha hai. We won't be able to barge in." And they were not knowing who is behind it. It was like almost impossible to walk inside that. And what and how that was possible? Because of this great Archimedes, who had all his levers, pulleys, and things bombarding on the Romans. Then they tried the waterway. They tried the waterway. उसमें क्या हुआ? It's a very famous thing called Archimedean claw. What they did, एक बड़ी बड़ी क्लॉज आई, जैसे मूवीज में देखते हो, और वो क्लॉज तुम्हारी पूरी जहाजों को उठाकर फेंक रही थी. So that was something you see in movies. That was actually in action when Archimedes was doing that. और they तो रोमन्स को लगने लगा कि भैया कुछ गड़बड़ है इस जगह के साथ. वी आर उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि ओके वी आर अगेंस्ट गॉड्स और समथिंग, लाइक गॉड्स आर फाइटिंग विथ ग्रीक्स अगेंस्ट अस. सो दे समहाउ, बट मार्सिलस द रोमन emperor was very clear that they have to get into that, and they also came to know about Archimedes and all. Then one fine day, there was some celebration, and the guards were like drinking and all. So they got little off guard. And then the Roman Empire, the Roman soldiers barged in. आर्किमिडीज के बारे में कुछ कुछ कहानी ऐसी भी है कि उनको कहा जाता है कि वो भूल जाते थे चीजें. वो कॉन्सेप्ट्स में घुसते थे तो आदमी को भूल जाते थे. ही यूज्ड टू गेट लाइक रियली लॉस्ट. जब वो मैथमेटिक्स करते थे, वो क्लेस पे सैंड्स पे मैथ्स करते थे. मैथ्स सैंड पे ही बनाते रहते थे. तो जब क्या कहते हैं, रोमन सोल्जर्स अंदर गए, तो मार्सिलियस ने कहा था कि आई वांट आर्किमिडीज. अब इमेजिन कर रहा था वो कि अगर ये मेरे साइड आ जाएगा ये बंदा, तो अब तो लाइफ वुड बी सच अ फन थिंग. वन ऑफ द सोल्जर वेंट and he was doing something like this, the maths. He used to get really lost in the subject. और फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला भैया चलो, ये बोला मैथ्स खत्म कर लेता हूँ. नहीं माने, गुस्से में आके. And there is a famous painting which depicts the killing of Archimedes. So it was a great, great loss. But Archimedes की एक और कहानी सुनी होगी, यूरेका यूरेका वाला, है ना, where he was like he had to solve this problem of कि gold और density के बारे में. The no बेटा. so so when he was like bathing, वो कभी कभी नहाते थे. फिर जब नहाने गए तो देखा कि जितनी पानी उनकी डिस्प्लेस हुई है. And then he so got excited कि okay, I have found, decoded the method that how can I find whether that crown is of real gold or not, or it has been replaced by something. वहां से वो डेंसिटी का. And then he was so excited about his result that without any clothes, just after the outside the bath, he went shouting, Eureka, Eureka. It means I found it. I found it. So a lot of stories about it, and there are so many beautiful mathematics also. और इन्होंने एक और mathematical proof दिया था. इन्होंने बताया था area of circle. Area of circle is equivalent to the area of a triangle whose height is r and the base is circumference. So you do that, half into base into height, you will get pi r square. और इसको प्रूफ किया था बहुत ही खूबसूरती से. दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्ट्रडिक्शन. अभी हम समझेंगे प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन, एंड देन वी विल अप्रिशिएट व्हाट इज डबल कॉन्ट्रडिक्शन इन mathematics. So we'll talk about it. This guy, Heron, another guy in somewhere first century AD. इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है. तो इनकी भी काम हमें जो मिलती है, तो इसमें दो बड़ी खूबसूरत काम मिलती है. एक, he knew how to approximate square root.
स्क्वायर रूट को अप्रोक्सीमेट करने की बात कर रहे हैं। मतलब अगर तुम्हें लेट से निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 320 और 336, लेट से तुम्हें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 336। आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है। देयर इज नो कैलकुलस, ओके, एंड दैट मेथड इज सो फैंटास्टिक कि आप देखोगे कि ये कैसे, हाउ दिस थिंग इज कमिंग इन एक्शन। उन्होंने क्या किया? यू स्टार्ट विद गेसिंग, यू स्टार्ट विद गेसिंग। सो व्हाट ही डिड कि लेट्स स्टार्ट विद गेसिंग, लेट्स स्टार्ट विद गेसिंग। तो 336 का आप क्या गेस कर सकते हैं? 18 और 19 के बीच में। सो we know 18 square is 324 and 19 square is 361. So the first guess we can do is 18. So it would be something between 18 and 19. So I'm going to say x1. So my first guess would be 18 by 2 plus 336 by 2 into 18. It will give you close to 18.3 something. बट वो कह रहे हैं कि इससे भी बेटर अप्रोक्सीमेशन मैं कर सकता हूं। लेट से कि जो भी आंसर आया है, ये जो भी आंसर आया है वो क्या कर रहे हैं? x2 इज इक्वल टू x1 बाई 2 प्लस 336 इंटू 2 इंटू x1। क्या कर रहे हैं? जो भी रिजल्ट आया 18 पॉइंट समथिंग, उससे और क्लोज जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड बाई 2 प्लस 336 अपॉन 2 इंटू, एंड यू कैन डू इट n नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितना बार करोगे आप उतने क्लोज जाओगे। और देखो कितनी फैंटास्टिकली ये चीज प्रूव होगी। लेट से मैं xn तक पहुंच गया हूं। कहां तक पहुंच गया हूं? तो ये क्या बन जाएगा? xn बाई 2, xn माइनस 1 बाई 2 प्लस 336 अपॉन 2 इंटू। नाउ सिंस वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, तो xn माइनस 1 और xn काफी क्लोज होंगे, ऑलमोस्ट सेम से होंगे, ऑलमोस्ट सेम से। सो व्हाट वी कैन सी say that okay, we can say that let's say this is L and this is also L, the answer. So you can say L equals to L by 2 plus 336 upon 2 into L. See, such a beautiful way. Now what you can do? You can take L by 2 on the left side. So what you see? L by 2 equals to 336 by 2 into L. L square is equal to, what a fantastic way to prove. आप समझ रहे हो? आप जैसे जा रहे हो किसके नजदीक जा रहे हो? यू आर गेटिंग क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ 336। और उसका तरीका क्या है? दिस इज द वे। तो आप जैसे इसमें आओगे 18.33, तो इसमें आएगा 18.33 और क्लोज जाएगा, और क्लोज, क्लोज, क्लोजर, 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 क्लोजर। अब वहां तक पहुंच गए जब एक्चुअली आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड हु इज डूइंग दैट? एंड व्हाई इज ही डूइंग दिस? बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड the area of triangle which is under root s into s minus a into s minus b into s minus c। और आई एम श्योर जब आपने इसको पहली बार देखा होगा तो आपने सोचा होगा यार ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। सो विल टॉक अबाउट दैट सम इन सम लेटर क्लास। बट आप देखोगे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज और हेरॉन्स के भी लाइफ में और वर्क्स में देखोगे तो यू विल सी हु इज देयर? यूक्लिड्स elements. You would see Euclid's elements. And then Greeks, Romans, फिर क्या हो रहा है यूरोप में? डार्क एजेस आने लगे। और कौन सी वर्ल्ड बढ़ने लगी? अरब वर्ल्ड। और अरब्स ने क्या किया? जितने भी ग्रीक्स में काम हो रखे थे, जितने भी इंडियन मैथमेटिशियंस ने काम कर रखे थे, उन सबको अरबिक ट्रांसलेशन किया। तो वी कैन से अगर इन्होंने अरबिक ट्रांसलेशंस नहीं किए होते तो शायद आज हम लोग यूक्लिड की एलिमेंट्स को नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं यूक्लिड की एलिमेंट्स को
कंप्लीटली ट्रांसलेट करके इन्होंने अपने पास प्रिजर्व किया. And Al-Khwarizmi, he is the man who is behind Algebra. The name is given from his book called Al-Jabr. Algebra जो word आया, he is considered to be the father of algebra. Algebra means algebra जिसका मतलब होता है restoration. Okay. And then when the dark ages was like Renaissance वापस आई यूरोप में, Renaissance वापस आई यूरोप में, और तो फिर क्या हुआ? लैटिन्स वापस अरब वर्क को लेकर कन्वर्ट कर दिए लैटिन में. जो मैंने किताबें दिखाई थी शुरू के कवर्स में, दैट वाज द लैटिन ट्रांसलेशन. And then you know about this guy? So he was the first chap who actually talked about there is Euclidean geometry and there is non-Euclidean geometry. Carl Friedrich Gauss is my one of the favorite mathematician, and he was considered to be a prodigy. Why? Prodigy का मतलब क्या होता है? Very young age. जब ये छोटे थे, 9 साल के 8 साल के रहे होंगे, तो इनके जो मैथ्स टीचर थे वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते थे. तो वो क्लास में आके क्या करते हैं? बोर्ड पे लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100. अब बच्चे लोग हैं 8-9 साल के, मतलब थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? जोड़ने लगेंगे 1 + 2, 2 + 3, 4, 5 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे. बट टीचर बेचारा बैठा ही था अपनी कॉफी और ब्रेक एंजॉय करने के लिए, कोई बोर्ड पे लिखते ही वैसे ही कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या चिल्लाया? 5050. He screamed the answer as 5000, and the teacher was really shocked. ये क्या हो गया? How can this 8-year guy can come up with such a fantastic answer in such a flash of seconds? And what exactly happened here? What he did, that he imagined a rope of numbers. आप लोग भी देख सकते हो, एक रोप अपने आंखों के सामने रख लो, देख पा रहे हो? उस रोप में क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3, और एंड में क्या लिखा हुआ है? 100. So if you fold it, if you 1 के आगे क्या आ जाएगा? 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे. What is 1 + 100? What is 2 + 99? What is 3 + 98? What is 4 + 97? So if you go into the middle, what is 50 + 51? How many pairs? 50 into 100 is 5000, and 50 into 1 is 50. So the answer would be 5000. Such a fantastic and elegantly done by an 8-year kid, and he's considered to be the prince of mathematics. And I'll again mention him when I'll be talking about Euclid. So I'll bring him back. He's my favorite mathematician. Now, अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिशियंस की बात कर रहे थे. अब जो इसकी इम्पैक्ट है, इस किताब की इम्पैक्ट है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स तक नहीं रुक रही है. It is going beyond mathematics. There was a US President Jefferson who also used to keep elements very handy with him. And this Abraham Lincoln was a person who used to keep the elements always in his bag. Why? Abraham Lincoln was a lawyer. And when he was struggling as a lawyer, he wanted to understand कि किस तरीके से अपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाई जाए. तो वो अपने पिताजी के घर गए और उनकी आंखों के सामने पड़ी थी यूक्लिड्स की 6 वॉल्यूम्स, एलिमेंट्स, और उसके प्रोपोजिशंस को उन्होंने देखा, समझा, और फिर उन्हें समझ में आया कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट डज इट मीन, हाउ टू प्रूव. और जब इस बातों को वो अच्छे से समझ पाए, तब वो वापस जाके अपनी लॉ में उसे अप्लाई किया. इवन बहुत सारे अब्राहम लिंकन के जो लिटरेचर के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अब्राहम लिंकन की राइटिंग्स में यूक्लिड्स की काफी ज्यादा छवि दिखाई देती है. Who is this guy?
Bertrand Russell. He was again a mathematician at the time of Ramanujam in the same premise, University of Cambridge. आप देख रहे हो हार्डी की बात की, लिटिलवुड की बात की, बर्ट्रैंड रसल, and this mathematician was a person who got Nobel Prize for literature. So such a fantastic chap. What he's writing about Euclid? At the age of 11, I began Euclid with my brother as tutor. This was one of the great events of my life, as dazzling as first love. 11 साल की उम्र में ही ये. Now, the last one, it's going to be like something, a message for you guys. And this message is from this guy. And what exactly he wants to say? If Euclid failed to kindle your youthful enthusiasm, then you were not born to be a scientific thinker. तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भैया, अगर यूक्लिड समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप मैथ्स और साइंस के लिए नहीं बने हैं. कुछ और देखिए, है ना? और अगर समझ में आ रहा है, तो वेलकम टू दिस वर्ल्ड. सो दिस बुक has so much of length and breadth and so much of people talking about this book. So this must be something, a great masterpiece. तो अभी तो हमने सिर्फ इसकी बातें दूसरे चीजों से समझने की कोशिश की है. अब हम इस किताब के अंदर डाइव इन करने जा रहे हैं. What exactly this book is, है ना? This must be something. So let's look at it. अगर आप इस किताब को देखोगे यूक्लिड को, तो ये 13 वॉल्यूम्स में है. 13 वॉल्यूम्स. इस किताब को कहते हैं एलिमेंट्स. एक्चुअली में ये 13 स्क्रोल्स थे, पपायरस शीट के स्क्रोल्स, और हर स्क्रोल्स पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बातें हुई है. और जो फर्स्ट 6 बुक्स है, उसमें मोटा मोटी उन्होंने ज्योमेट्री की बात की है. 7 to 9 वॉल्यूम जो है, उसमें उन्होंने नंबर थ्योरी की बात की है. और 10 to 12 उन्होंने सॉलिड ज्योमेट्री की बात की है. इनफैक्ट 10th में उन्होंने बात की है इनकंज्यूमरेबल्स, क्वाड्रेटिक सर्ट्स, जो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा. तो बुक 10 में किसकी बात की है? क्वाड्रेटिक सर्ट्स की. और 11 से 13 में उसने किसकी बात की है? सॉलिड्स ज्योमेट्री. मतलब पहले 6 में प्लेन ज्योमेट्री की बात की है, और 11 से 13 में सॉलिड ज्योमेट्री की बात की है. और एंड क्या है 13 वॉल्यूम को? प्लेटोनिक सॉलिड से. प्लेटोनिक सॉलिड समझते हो? क्लास 8 7 से पढ़ाया जाता है प्लेटोनिक सॉलिड. ओके, विल टॉक अबाउट इट. नाउ व्हाट यू सी, इन्होंने अपनी हर बुक में एक मेथड फॉलो किया है. ही स्टार्टेड विथ डेफिनेशंस. नाउ डेफिनेशन इज समथिंग जिसमें आप डिफाइन कर रहे हैं. एंड व्हेनेवर यू वांट टू से दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस, सो वो डेफिनेशन जस्टिफाई करना चाहिए, राइट? सो ही स्टार्टेड विथ बुक 1 की अगर मैं बात करूं, तो ही स्टार्टेड विथ 23 definitions. 23 definitions followed by 5 postulates. Now, postulates are geometrical truths. Geometrical truths means we are going to consider it as true. We are not going to debate about it. We are not going to prove it. We are just going to assume that these 5 statements, these 5 postulates are true. And then you have 5 common notions. And what are those 5 notions? We'll be talking about that as well. Now, when you have these 3 things, when you have these 3 pillars, what are those 3 pillars? Definitions, postulates, common notions. Using reasoning, you have to come up with proposition. Then you have to come with first proposition, then second proposition, then third proposition, and then go on till 465 propositions. That's the huge work. No, in the first book you have 48 propositions. So now we cannot go and talk about all the propositions, but imagine you are in the Library of Alexandria, and let's say you are doing this work, and let's say you have these things handy with you now. What should be the first proposition? That must be a great challenging things. जो कि मैं आऊंगा, I'll come back to you. But let me show you. Since there are 23 definitions, if you look at those 23 definitions, most of the definitions are pretty easy for you because you have been exposed to that, like what are triangles, what are right angle triangles, what is point, what is line segment. So they have defined it.
So I'm going to talk about two particular definitions, which is of a great interest. That's definition number 10. That's the 10th definition. What exactly he's doing here? He's trying to define perpendicular, and how beautifully he's trying to define it. He's trying to say, when a straight line set up on a straight line, when a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another, when these two angles are equal, then we are going to call them a right angle or perpendicular. So whenever you have to prove anything perpendicular, you have to come back to this definition. अगर आपको आगे चल के कुछ प्रूफ करना है कि कोई चीज परपेंडिकुलर है, तो यूक्लिड क्या करेंगे? He will come back to this definition, mention this definition, and then say, okay, then I can say these two lines are perpendicular to each other. Fantastic. Look at definition 23. That's the last definition of book 1. What exactly he's saying here? Parallel straight lines are straight lines which, being in the same plane and being produced indefinitely in both directions, do not meet one another in either direction. Now, this is something very interesting. Why? आप यूजुअली पैरेलल लाइंस को कैसे डिफाइन करते हो? आप डिफाइन करते हो या तो इन दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट है या दोनों का स्लोप सेम है. But he's not using neither slope nor distance. What he's using, that they do not meet. If there are two lines in a plane, they do not meet. If they do not meet, that is, they are parallel lines. If they meet, they are non-parallel lines. Great. Now comes the postulates. There comes the यूक्लिड अपनी सारी कहानी दो चीजों पे बिल्ड कर रहे थे. फर्स्ट, definitions, postulates, and common notion, and the second was his tools. He used only two Euclidean tools. What were those Euclidean tools? एक बच्ची ने भी हाथ में एक रूलर ले रखा था. Without any mark, he used to call it straight edge. You call it? That was one tool, and the second tool was compass. So these two tools are called Euclidean tools. Okay? So जो पहली दो postulate है, we call it straight line और straight edge postulates. क्यों? क्योंकि इन दोनों postulate को हम truth कैसे लाते हैं, कैसे इसकी को establish करते हैं? Through straight edge instrument. So what do you see? It is possible to draw a straight line from any point to. तो अगर आप किसी line पे दो point लोगे, straight edge रखोगे, you can draw the line. Simple? That is straight edge postulate. What's the second? It is possible to produce a finite straight line continuously in a straight line. Matlab, if I give you a line segment, you can put a straight edge and can increase it on either direction. So these two postulates establishes the fact that जब भी आपको दो point मिले, you can draw a line using postulate 1. And if you have a line, if you want to extend it, you can use postulate 2 to. So matlab nobody will ask you anything ki how you are going to do that, because you know you have postulates as a geometrical truth. Now comes the third postulate, which is called a compass postulate. A compass postulate, because what he's saying, with a given center and a given radius, you can draw a circle. So postulate 3 is also known as compass postulate. So whenever you have to draw a circle, feel free to draw a circle. If you have a center and you have a radius, there is no problem in that. Okay. What is the fourth postulate? किसी भी plane पे आप अगर दो right angles बनाएंगे, तो they will be able to coincide with each other. So we call it equal. They had this sense of equality from the concept of geometry. When two things coincide with each other, you call them equal. Okay? The most controversial postulate, जिसकी वजह से पूरी कई सालों तक लड़ाइयाँ होंगी, in terms of mathematical लड़ाइयाँ, not हाथापाई वाली लड़ाइयाँ. और
इवेंचुअली इस पूरी डिबेट को खत्म करेंगे हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब, ठीक है? सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? Almost 2000 years. So the postulate 5, what it says, it's a lot of words here and look little complex, but it makes sense अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो. When a straight line falling on two straight lines, when a straight line, a transversal, falling on two straight lines. So when a straight line falling on two straight lines, what I mean say that you have two straight lines and then you have a transversal. He wants to say if these angles on the same side, alpha and beta, if the sum of these two angles are less than two right angles, if they are less than two right angles, they will meet in the right. They will meet in the. So we call it parallel postulate, which is a misnomer. We should call it non-parallel postulate. Because यहाँ पे हम parallel की बात नहीं कर रहे हैं, हम non-parallel की बात कर रहे हैं. But you can, so it's going to be a controversial postulate and it is going to be a fantastic postulate as well. और आप अभी जो propositions देखोगे, तो आप देखोगे यूक्लिड 28 propositions तक इसको यूज नहीं करने वाला है. He is going to use postulate 5 for the very first time कब? In his 29th postulate. उसके बारे में हम propositions उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया कि यूक्लिड के डेफिनेशंस क्या थे, यूक्लिड के 5 postulates क्या थे? कॉमन understanding? Now these are the 5 common notions. Common notions means we are going to make consider it true. Common notion 1 क्या कह रहा है? If A equals to B and B equals to C, what can we say? A equals to C. That is a transitivity. That is the first common notion. See how systematic he is. You cannot say two things are equal unless you have to mention that I'm using common notion 1. The second common notion was if A equals to B, if A equals to, and if you add C both sides, if you add C both sides, then there will be equal. That is the second common notion. ये जो axiomatic development है, इसकी खास बात ये होती है, we start with very simple and then it becomes very sophisticated. It becomes very sophisticated and beautiful. So this is what we are going to study right now. The third common notion was if A equals to B and if you subtract equals, means A minus C equals B minus C, they will be equal. These are the 3 common notions. Fourth is pretty interesting. He wants to define that two things are equal if they coincide with each other. If two things coincide with each other, we are going to call it equals. And the fifth common notion is a part or the whole is greater than its part. Matlab the chunk will always be bigger than its smaller parts, right? So these are the, it's looking very common sense, right? That is what he's saying, that we are going to use these common notions and these postulates and these definitions, and we are going to use these raw material to come up with my first proposition. So now tell me, what should have been the first proposition? कैसे सोचा होगा यूक्लिड? I'm sure आप सोचोगे तो you would be in a fix. But Euclid was a smart chap. He came up with his first proposition. What was that? You want to see? He said that on a given line segment, I can draw an equilateral triangle. I can draw an, very simple. कैसे draw करोगे? 60 degree. First of all, they do not know degrees. You don't have compass. You are going to use compass. But how are you going to use compass? So we know we have to build a equilateral triangle of side AB. So all the sides have to be equal to AB. So मैंने compass उठाया. The Euclidean tool कौन सा उठाया? Compass. कहाँ पे रखा? और AB का रेडियस रखा. सेंटर A, AB का रेडियस ये बना दिया. क्या बना दिया? आर्क बन गया. कोई दिक्कत? इंटरेस्टिंग. नाउ व्हाट टू डू? B पे रखा, बना दिया.
ये जो आपने आर्क रखा है, इसको जब ड्रॉ किया है तो उसको बनाने के लिए कौन सा पोस्टुलेट यूज किया? थर्ड पोस्टुलेट 3. So whenever you are doing any steps, always remember either you are using postulates or definitions or common notions. So you have to keep in mind that what exactly you are using. So now you will understand कि जितना आसान वो चीजें लग रहा था वो है नहीं. So you have to think कि I am using postulate 3 to draw this. अच्छा, now tell me what to do. Okay, so you guys are saying join them. Using which postulate? Which postulate? It's first postulate because 2 points you can draw a line. So what do you do? Okay, so let's say I have drawn this. Now how can I say that they are equal? AC equals AB. We don't know that whether CB is equal to AC or not. We first know AC is equal to, and we know BC is equal to AB. So we know A equals to B and we know B equals to C. What does it mean? A equals to C. Which common notion? 1. So you have to mention, you have to be that systematic. You have to be that systematic. ऐसी कोई फालतू किताब नहीं ना जिसको अब्राहम लिंकन भी तारीफ कर रहा है. You have to be so sophisticated and so simple and so elegant and right on target. कि सर कुछ भी बोल रहा हूं, बकवास नहीं बोल रहा हूं. क्या करना है? सर ये कर रहा हूं through this postulate, through this postulate, and then through this common notion. And this is a very neat and clean method of my proving things. This is what we are going to learn. This is what we are going to understand. So that's going to be the first proposition. Since 465 propositions to main nahi padha sakta, so I'll give you some highlights of some propositions which will make fantastic sense to you. So I'll jump to the fourth proposition now. What's the proposition? Side angle, side. He wants to say that, okay, if you have two triangles and you have two sides and angle between them, if two triangles have the same set of equality, so I can say that they are congruent, and you can do it very smartly by putting over it, by putting on it, and you can say, okay, both are coinciding with each other, they are equals, something which coincide with each other, and then you are going to say it congruent, right? Then I'll go quickly to proposition 5, and it's a very interesting proposition. Why? He has written something here. Bridge of, what does it mean, bridge of asses? Donkeys. Means those people who are really donkey in maths, they won't be able to cross this bridge. And if you are able to cross this bridge, congratulations, you are into the new world of mathematics. So it means there must have been many of his students or pupils who are not able to cross that proposition. मतलब इस proposition के आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे. So this is like a very sophisticated proposition. This is something very sophisticated. And we call it bridge of asses. Okay. So now tell me, you saw this result in the work of Thales also, that you have isosceles triangles, the base angles would be. Now tell me how you're going to prove it. So this is called the bridge. This is called the, so we have a compass, and we have AB. We can extend AB. We can extend AB through which postulate? Postulate 2. Postulate true. We can extend this. We can extend this. We can take a length greater than AB, cut it here, cut it there. So I can say AD, if I write it, I can call this as AD and this as AE. And I know that AD and AE are equal because I cut them equally, right? Understood? Stay with me. It's a very fantastic proof. Now, अभी ठीक इससे पहले कौन सा proposition हमने किया था? Side angle side. It means I can use those propositions now as a part of my proof because I have already proved those propositions. तो जैसे ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, previous propositions can be directly quoted. Now, if you look into this triangle, triangle ADC, ये triangle दिख रहा है? And this triangle,
Can you see these two triangles, the green and the yellow? Do you see that they are congruent? Why? Proposition 4. Proposition side, angle, side. Still we are not done, but we are progressing, and we know that, okay, this angle would be equal to this angle. Why? Because of the congruency. बट अभी तो ये नहीं प्रूफ कर पाए हम, इससे ज्यादा है इससे, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज प्रूफ करनी होगी. क्या प्रूफ करना होगा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, वो कैसे प्रूफ करेंगे? साइड एंगल साइड, ये कॉमन साइड हो गया और हमने प्रूफ कर दिया. अब जैसे प्रूफ किया तो हम कह सकते हैं, ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, प्रूफ हो चुका है. दिस एंगल एंड दिस एंगल प्रूफ हो चुका है. तो इसका मतलब क्या है? इफ टू इक्वल्स में से एक इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल्स होगा. दैट वाज कॉमन नोशन 3. So that is what you have to see. You have to see very sophisticatedly that how you are using those common notions. Knowing what is Pythagoras theorem is not important. Proving Pythagoras theorem is also not that important. Applying Pythagoras theorem at the right time is important. Right? Understood? So there were many people who were not able to cross this bridge. So just okay. So it was the 8th congruence was, this was the 8th proposition, side, side, side. And then he thought, I'm going to draw a right perpendicular. So this was proposition 11. This was proposition 11 where you had to draw. अब कैसे ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से? पहले तो मुझे एक लेंथ लेना पड़ेगा AD, और AD से सेमी सर्कल बनाना होगा. अब वो जो आर्क बना रहे हैं, अगेन वी हैव टू मेंशन द पोस्टुलेट्स. ले लिया, कंस्ट्रक्ट DB इक्वल टू DA. वी मेड दिस. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? ओके, व्हाट वी नीड टू डू? चलो मैंने ADA बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, सब लेंथ बराबर हो गया. अब क्या करना चाहिए? नो, नो, वी हैव ऑलरेडी डन आवर प्रोपोजिशन 1. क्या था वो? Draw an equilateral triangle. So can we draw an equilateral triangle? Yes, we can draw an equilateral triangle. We can draw an. And do we have to write all the steps? No, we can just mention proposition 1. Proposition 1, we can make the equilateral triangle. Now I can join C and D. I can join which postulate? Postulate 1. So we are going to join that. Okay, sorry. So we are going to join this. So once we have joined this, once we have, what exactly we are going to prove? How we are going to? Again, perpendicular proof करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें definition 10 पे जाना पड़ेगा. What was definition 10? If you set a straight line on a straight line, the adjacent angles have to be. So I have to prove that these angles are equal. And how we are going to prove? Side angle और SSS से भी कर सकते हैं क्योंकि we have already proved the propositions. So rather he used SSS only. Why? Because the angle was, he angle से भी कर सकते हो, but he used SSS. The Euclid used SSS. Okay. So in any triangle, two sides taken together in any manner are greater than the remaining one. Means he's saying sum of two sides is always greater than third side. It has a sophisticated proof. I'm not going to show you that. But I have some very interesting debate about it. What exactly the debate is? It's like very simple. The proof is a little sophisticated. We'll come back to that once you are like mature enough to handle all the proofs. What exactly you see? A donkey? A donkey? A food? Epicureans कहते हैं, evident even to an ass, why bother proving? Evident even to an ass, why bother
एपिक्यूरियंस एक फिलॉसफी की स्कूल है जहां पे देयर आइडिया इज लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेजर. देयर इज नथिंग इन रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग, विच इज अगेंस्ट द प्लूटो प्लेटोनिक स्कूल, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग की, वाई की, इनलाइटनमेंट की, है ना, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं. तो एपिक्यूरियंस कह रहे हैं ये बात, ये करीबन कुछ कुछ 100-200 साल के बाद कह रहे हैं यूक्लिड के काम पे, और उसके 200 साल के बाद जवाब मिल रहा है उन्हें. उसके 200 साल के बाद प्रोक्लस, दो आदमी ने यूक्लिड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो दो एंशिएंट ऑथर्स की वजह से जानते हैं. एक प्रोक्लस है और दूसरा एक पापूस थे ऑफ अलेक्जेंड्रिया. पापूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, है ना, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट गुड, स्पेलिंग इज PAPPUS, पप्पूस कह सकते हो, है. सो पपूस का जो काम था, ही वॉज मोर इनटू, जैसे यूक्लिड कर रहे थे ना, मैथ्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वैसे ही पपूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी मैथमेटिशियंस के वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहे थे. तो वहां पे उन्होंने यूक्लिड को जिक्र किया है. और प्रोक्लस दोबारा इन्होंने यूक्लिड को के बारे में काफी एक्सटेंसिवली लिखा है. तो उन्होंने एपिक्यूरियंस को क्या जवाब दिया? ग्रांटिंग द थ्योरम इज एविडेंट टू सेंस परसेप्शन, it is still not clear for scientific thought. Many things have this character, for example, that fire warms. This is clear to perception, but it is the task of science to find out how it warms. मतलब समझ में आया? वो कहना चाह रहे हैं कि अच्छा हो सकता है ये डोंकीज को भी पता हो कि वो छोटा रास्ता है, बट उसे प्रूव करना वो मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट का काम है. जैसे कि कोई आग, फायर से हमें गर्मी लगती है, ये परसेप्शन के लिए सही है, बट इट इज द टास्क ऑफ साइंस टू फाइंड आउट हाउ द फायर warms. Okay, so we'll take the next class from the concept of parallels. तो अभी तक हमने कौन से postulates की बात नहीं की है? Postulate 5, and we are going to talk about it in the 29th propositions. और आप देखोगे 1 से लेके 28 तक हमने postulate 5 को यूज नहीं किया, बट 29th proposition से जब हमने postulate को यूज किया, so you would see that postulate 5 is being used throughout book 1 for 48 propositions except for the proposition 31. तो मतलब कहीं ना कहीं postulate 5 को बड़ा संजो के रखा था उन्होंने, और फिर 29 के बाद he left all the gates open for postulate 5, but postulate 5 turned out to be a very controversial one also in the history, and उसके बारे में भी हम eventually बात करेंगे.